जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे थे कि नई हुकूमत को किस तरीके से माशी चैलेंजेस का सामना है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब इस हवाले से क्या कोशिशें कर रहे हैं, क्या उनको करना चाहिए। हमें ज्वाइन किया है साबिक चेयरमैन FBR जनाब शब्बर जैदी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम शब्बर साहब। सलाम। शब्बर साहब, पहले ये बताइएगा कि एक हुकूमत काम कर रही थी, नई हुकूमत आई, मुफ्ता इस्माइल साहब आए, शहबाज शरीफ साहब ने दौरा भी किया और एक IMF के साथ मुज़ाकरात भी अमेरिका के अंदर हुए। क्या नज़र आ रहा है कि ये नई हुकूमत कोई रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो सकती है या नहीं? देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि इनको अपने डेट्स में या रीपेमेंट जो हमारी ड्यू हो रही है फॉरेन करेंसी के सिलसिले में, उसमें कोई थोड़ी बहुत रिलीफ मिल जाएगी। और शायद कुछ हमारे लोन्स रीशेड्यूल हो जाएं, और शायद IMF वाले भी इसको एक आध महीने तक आगे ले जाएं। मगर अल्टीमेटली कोई सब्सटेंशियल रिलीफ हमें नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान में। साल के एंड तक हो सकता है, जून तक थोड़ा बहुत बजट से पहले ये थोड़ा सा इंप्रेशन ये दें कि बेहतरी हो रही है, और शायद कर भी लें, मगर ये सिर्फ एक टेम्परेरी सा फेज होगा। इसके आगे हमें कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही है। अच्छा शबर साहब, ये बताइएगा कि जो बजट आगे हमारे सामने आज आ रहा है उसके ऊपर IMF कंडीशनैलिटी और उसका रिस्ट्रक्चर प्रोग्राम जो हमारा जो उसका उसकी उसके जो है हमारे पर पाबंदियां लगी हुई हैं, इसमें ये बजट इस सिनेरियो में किस तरह का हो सकता है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, ये बजट में ये कोई भी तब्दीली नहीं करेंगे बुनियादी, और ये जो पिछले साल वाली पोजीशन है उसको ही चलाएंगे। कोई एक आध आइटम्स को देंगे, मगर इनकी कोशिश ये होगी कि ये किसी तरह से बाजार में डॉलर फेंक के या डॉलर को बाय करके ये डॉलर्स की शायद रुपये को नीचे लाने की कोशिश करें रोल ओवर के सिलसिले में। मगर जहां तक मुझे अब समझ आ रहा है कि शायद उसमें भी ये कामयाब होते मुझे नजर नहीं आ रहे। जो मेरी हमारी परसेप्शन थी कि ये कामयाब हो जाएंगे, मुझे अभी जो आज की पोजीशंस हैं और जो सऊदी अरब का इम्प्रेशन है, और जो वर्ल्ड बैंक का जो 12 मई को डेलीगेशन आ रहा था, और जो वो दोहा में बात कर रहे हैं, मुझे थोड़ी सी परेशानी नजर आ रही है इनके लिए बेसिकली। अच्छा जबर साहब, जो इस वक्त रूबल का जो क्राइसिस बिल्टअप हुआ है और जो गैस पाइपलाइंस की सूरत बनी है, रूबल रेस करता जा रहा है डॉलर के मुकाबले में। पोलैंड को उन्होंने बंद की गैस, दूसरों की बंद की, उन्होंने अगले दिन काम पेमेंट करते रूबल में। इस क्राइसिस में डॉलर का जवाल, फिर हमारे डॉलर के साथ एसोसिएशन, आप क्या समझते हैं ये हम पे कितना बड़ा प्रेशर लेके आएगा? देखिए, बात ये ना कि जो प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो यूक्रेन की वॉर हो रही है, इसमें अमेरिकन जो हैं वो काफ़ी बुरी तरह, यूरोपियन यूनियन और अमेरिकन फंस चुके हैं। फंस गए हैं। और पूरी दुनिया का जो बुनियादी माशी स्ट्रक्चर है वो तब्दील होने जा रहा है। तो कोई भी आदमी इस वक्त पाकिस्तान कोई बड़ी कमिटमेंट पाकिस्तान को देने के लिए तैयार नहीं है। और मैं ये समझता हूँ, और यह मकबूल जान साहब, कि मैं कहना नहीं चाहता, मगर शायद जो पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर की स्ट्रेटजी है ये रीड्रॉ होगी, और इस रीड्रॉइंग में एक बहुत बड़ा शिकार पाकिस्तान होगा। अच्छा ये बताइएगा, सबसे अहम तीन जो हम गुज़श्ता एक साल से कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त डिसीजन मेकिंग सूरत हाल में है। मोहम्मद बिन सलमान जैसा बंदा कहता है कि हम किसी और तरफ जा सकते हैं ऑयल के बेचने के लिए। पाकिस्तान को, क्योंकि दो ग्रुप बराबर सामने आ चुके हुए हैं, दो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम सामने आ चुके हैं, पाकिस्तान के लिए फायदेमंद सिस्टम कौन सा रहेगा स्विच ऑन करने के लिए? देखिए, बात यह है औरिया साहब कि जो ग्रुप दूसरा वाला है, जिसको रशियन और चाइनीज कहते हैं, या इसको दूसरा आप समझ लें कि रशियन या ये ग्रुप, अगर मुझसे आप आइडियोलॉजिकली पूछें तो मैं कहूंगा कि ये हमारे लिए वो बेहतर है। मगर एक चीज होती है आइडियोलॉजी और एक चीज होती है जमीनी हकायक। ज़मीनी हकायक। हाँ, जमीनी हकायक ये कहते हैं कि आपको मजबूरी में वेस्ट के साथ ही चलना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आप डिपेंडेंट हैं एक्सपोर्ट पर, और एक्सपोर्ट सिर्फ गुड्स की नहीं है बल्कि मैन पावर की भी है। तो एक्सपोर्ट मैन पावर की भी जो है वो भी वेस्ट के अलाइज हैं, और गुड्स के भी हैं, वेस्ट के अलाइज हैं। अगर मैं आपको अगर इस दौरान में, आज नहीं मगर अगले इस दौरान में कोई बड़ी सब्सटेंशियल चेंज सऊदी अरब में आती है, जिसका चांस मुझे नजर नहीं आ रहा, फिर कोई तब्दीली आ सकती है। अगर सऊदी अरब में तब्दीली नहीं आई
तो फिर पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है रशिया की साइड पे जाने की। जाना हमें वेस्टर्न साइड पे ही जरूरत पड़ेगा, चाहे हमें अच्छा लगे या बुरा लगे। ठीक। तो इसकी क्या कीमत अदा करनी होगी हमें? जी, इसकी कीमत देखिए, कीमत तो मेरा ख्याल है मकबूल जान साहब, कीमत हमने दे दी है, मगर अच्छा। मुझे जो खौफ है वो ये है कि हमें दो कीमतें और देनी पड़ेंगी। मुझे जो हालात नजर आ रहे हैं, मुझे दो कीमतें और देने वाली शक्ल नजर आ रही है। वो हमें इस जगह पर ले जाएंगे कि वो हमसे इंडिया के साथ एग्रीमेंट करवाएंगे उन टर्म्स पर जो पास में हम नहीं करते रहे हैं। ठीक। दूसरी वो हमसे इसराइल को तस्लीम करवाएंगे। अच्छा। तीसरा वो हमसे हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को मतलब उसको प्रोग्राम को मतलब कम से कम मैनेज करना या उसको मॉनिटर करने की पावर लेंगे। ये चीज ये तो चबरदाई साहब, ये तीनों चीजें हैं जो कि हुसैन हक्कानी के उस खत के अंदर मौजूद थी कि हम आपको एक जॉइंट मॉनिटरिंग दे देंगे, हम इंडिया के साथ तल्लुकात ठीक कर लेंगे। और इजराइल तो बस दूर दराज की सोच है, वो जब सऊदी अरब करेगा तो फिर देखी जाएगी क्या होगा। लेकिन ये दो तो अहम चीजें नजर आती हैं शबरदाई साहब। देखिए, बात ये है कि ये मैंने हुसैन हक्कानी की बात मैंने हुसैन हक्कानी के उसकी बुनियाद पे नहीं कही है। हाँ, ठीक ये है। मैं जो तजिया देख रहा हूँ, जो मैं इंडियन पॉलिसी देख रहा हूँ, जो इंडो अमेरिकन रिलेशनशिप को मैं देख रहा हूँ, जिस तरह वो पाकिस्तान के इदारों को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, उसमें हमारी अपनी गलतियां हैं। तो अल्टीमेटली वो तबाही आके उस जगह पर आ जाएगी कि हमें जाकर एक अमेरिकन की सपोर्ट के साथ उन टर्म्स पे हमें शायद फैसले करने पड़े जहां पर हम अपनी चीजों को एक्सेप्ट कराएं। और मेरा ख्याल है कि वो इंडिया की हेजेमनी चाहते हैं। देखिए मकबूल साहब, आप ये गौर करें कि श्रीलंका और पाकिस्तान दो ऐसे मुल्क थे जो कि इंडिया की और हेजेमनी को एक्सेप्ट नहीं करते थे साउथ ईस्ट एशिया में, और दोनों शदीद मुश्किलात में हैं। ठीक है, और ये उनका अपना कसूर है या किसी ने करवाया है, वो बात की बात है, मगर ये रियलिटी है कि इंडिया और बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत मजबूत है और हमारी और श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत कमजोर हो गई है। तो हम माशी तौर पर उस जगह पर आके खड़े हो गए हैं कि हमें शायद इंडिया की हेजेमनी को एक्सेप्ट करना पड़े। आज वो रिजाइन भी कर गए ना, श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर रिजाइन भी कर गया आज को 2-3 घंटे। लेकिन श्रीलंका जो है, जिस तरीके से उसने IMF को खैरबाद कहा और जिस तरीके से चीन पर रिलाई किया, लेकिन चीन को तो बेल आउट करना चाहिए था ना। आखिरी सवाल ये है कि चाइना जो है, जिसने बकायदा इतने बड़ा इशू करके बैकअप करके रशिया को कहा कि तुम यूक्रेन में घुस जाओ और फिर साथ ताइवान की तरफ भी इशारा दे दिया, ये पाकिस्तान में और रीजन में सपोर्ट करने के मूड में नहीं है या शायद अभी देर करना चाहता है इस मसले में? देखिए मकबूल जान साहब, मैं वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मगर मैं तालिब इल्म हिस्ट्री का हूँ बेसिकली। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि चाइना कभी किसी कंट्री के अंदर कभी सब्सटेंशियल अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता। हाँ, उनकी साइकी में नहीं है। सही है, उनकी साइकी में नहीं है। चाइनीज सिर्फ चाइना के अंदर अपनी हेजेमनी चाहते हैं। उनको किसी मुल्क में कब्जा करना, किसी मुल्क को कंट्रोल करने का उनका कोई सदियों से कभी टेम्परामेंट नहीं है। जब चाइना तारीख में बहुत स्ट्रांग मुल्क था, उस वक्त भी उन्होंने ये पूरा फिलीपीन का एरिया, इस एरिया को उन्होंने कभी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। वो लोग नहीं चाहते। तो चाइना के बारे में दो बातें, मेरी बात आप लिख लें, चाइना कभी किसी कंट्री को पॉलिटिकली कंट्रोल नहीं करेगा। दूसरी बात, चाइना कभी किसी कंट्री को सब्सटेंशियल फाइनेंशियल एड नहीं देगा। ये बात भी मेरी याद रखें। तो ये 2-3 चीजें हैं जो चाइना के बारे में हमें याद रखनी चाहिए। हम चाइनीज के साथ बहुत आगे बढ़ जाते हैं बाज दफा पे, मगर ये हम भूल जाते हैं कि चाइनीज जो नेशन है, इसकी अपना एक टेम्परामेंट है, इसकी अपनी एक तारीख है। उस तारीख से आप इसको अलग नहीं कर सकते। इसलिए ये आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करें कि चाइना जो है वो कोई बुनियादी। शब्बर साहब, चाइना का तो ठीक है, लेकिन रूस जिसके बारे में इसको तो कह रहे हैं कि इट्स रिजुविनेटेड मलाइन एक्टर इन यूरोप आ गया है, और रूस की तो ये बड़ी लंबी चौड़ी तारीख रही है, कोई 400-500 साल की जारिश तारीख जो है। देखिए, रूस का जहां तक सवाल है, अब रूस पे आ जाते हैं। रूस जब रूस कम्युनिज्म के साथ
कम्युनिज्म के साथ चल रहा था और रूस के अंदर एक सोशलिस्ट निजाम था, तो उस रूस के साथ तो हम उसको दूसरी तरह देखते थे। मगर मैं अभी समझता हूं कि रूस आज इस काबिल नहीं है इकोनॉमिकली, वो इस काबिल नहीं है कि वो दूसरी कंट्रीज को उस तरह सपोर्ट कर सके फाइनेंशियली, जिस सपोर्ट की हमें जरूरत है। तो ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के पास आज चॉइस नहीं है कि आप ये समझते हैं कोई रशियन ब्लॉक आ जाएगा जो कोल्ड वॉर से पहले था और रशिया कंट्रीज को कंट्रोल करेगा, ऐसा नहीं होगा, अब मुश्किल होगा। जी बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया शहबाज जाहिद साहब, बड़ा अच्छा एनालिसिस किया है और ये वाकई बड़ा बैलेंस एनालिसिस है। मेरा ख्याल है कि जज्बाती तौर पे हम रूस में चले जाएं या चाइना में चले, अनलेस के कमें कि बहुत ज़्यादा मजबूरी, लेकिन मसला सर हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि हम इंडिया के साथ जा नहीं सकते। हाँ, नहीं, ना बिल्कुल हम जा इंडिया के साथ जा सकते हैं ना मोदी हमारे साथ आ सकते हैं। हमने दोनों चीन के लिए। साथ भी रहना है, हमने वेस्ट के साथ भी साथ रहना है, और हमारा यही अजीब व पॉलिसी गरीब है बराबरी की सतह पर। अब मसला एक आखिरी अच्छा जो है, FIA के जो देखिए अहम रिजवान डॉक्टर से रिजवान मैं का इंतकाल 15-16 हुआ। साल से जानता हूँ। मैं जब यहाँ DG आर्कियोलॉजी था, वो अच्छा। SPCT होते थे और बहुत ही इंतहाई नफीस इंसान, इंतहाई शानदार आदमी। देखिए सिविल सर्विस के ऊपर बहुत बड़े प्रेशर्स हैं, मैं सच्ची बात बताऊँ, आज से नहीं, हमेशा कम से से कम 25-30 साल से तो ज़रूर हैं। उसकी वजह यह है कि सैफ रहमान के ज़माने से शुरू हुए थे। अच्छा, आप एक आदमी के खिलाफ आप इंक्वायरी बनाते हो, आप उस बंदे को इंक्वायरी करते हो, अगले बार उसकी हुकूमत आ जाती है, आप बेशक नेक नीति से कर रहे हो, आप जो है वो दबाव में आ जाते हैं कि पता नहीं मेरे साथ क्या कर। हसन वसीम अफजल एक इंतहाई अपराइट अफसर था। अच्छा, उसने जरदारी का स्विस अकाउंट निकाला। आप सोचें कि जरदारी का स्विस अकाउंट निकालने के बाद जिस तरह ख्वारजार हुआ है, इतना अपराइट अफसर 21 ग्रेड से ऊपर उसको नहीं जाने दिया गया। और ब्यूरोक्रेट्स का ये होता है कि हर कोई मेरी तरह तो नहीं होता ना 21 ग्रेड के ऊपर बैठ गया कि नहीं करते हो 22 को ना करो। हम तो और मिजाज के आदमी थे, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी हुई थी, लेकिन हर बंदा छोटे। फिर सबसे बड़ी बात जो होती है कि वो इस माशरे में रह रहे होते हैं, उन्होंने इसी माशरे के अंदर जिंदगी, आपको अगर एक छोटे से केस में बुला के एंटी करप्शन में बंद कर दिया 5 दिन के बाद, खबर लग गई। ये मुझे मिला रिजवान, यही 3 दिन पहले यही गुफ्तगू कर रहा था कि उसमें होगा क्या। आप रिश्तेदारों को ये तो नहीं बताते फिरेंगे कि मेरा केस सच्चा था या नहीं था, आप तो झूठ में गए, तो वो प्रेशर ले जाते हैं। खुद भी दिल का छोटा बहुत उसका पेशेंट था। मैं जब तरीम साहब से बात हुई थी, उनके साथ काम कहता पेशेंट तो था, लेकिन होता यह है कि एक स्टेनस सिचुएशन में स्ट्रेस है। अब मुझे ये बताइए कि आज उसने इतना बड़ा ये केस किया, कल कौन करेगा इस तरह के केस को निकालने। इसीलिए हजार दफ़ा इनको कहा है कि आप नैब का अदारा जो है उसको मुकम्मल इंडिपेंडेंट बनाएं। ये जो 2 मिल के अपोजिशन के ये करते हैं, उसकी एक पूरी, जैसे पाकिस्तान की फौज है ना इंडिपेंडेंटली चल रही है, आपकी जुडिशरी है ना इंडिपेंडेंट चल रही है किसी न किसी, इसको एक बाकायदा ऐसा कि इसको कुछ छेड़ ना सके। अच्छा, आज भी मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के मुकाबले में साउथ कोरिया क्यों तरक्की कर गया। आप उस्मान साहब सोचे, 2 मिनट आपको दूंगा सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए। साउथ कोरिया के अंदर जो है 12 अरब डॉलर इम्यूनिटी पे स्पेंड करते हैं, हम 4 अरब डॉलर स्पेंड करते हैं। साउथ कोरिया के अंदर 24 साल के अंदर 19 प्राइम मिनिस्टर आए हैं, इतनी डिस्टेबिलिटी। साउथ कोरिया में 4 मुल्क सूबे ऐसे हैं जिनकी आपस में लड़ाई रहती है। अपने एक सदर को उन्होंने कत्ल किया हुआ है, उसके बावजूद उन्होंने कहा नहीं, एक काम है, सेक्शन 90 से 97 तक जो स्टील फ्रेम है ना अफसर्स की, इनको कोई नहीं छेड़ेगा। 60s में जो हमारा वो लेके गए थे ना, वो उन्होंने कहा ये इसकी कंटिन्यूटी ये करेंगे, हम लड़ते रहे सियासतदान, हम मारे जाते रहे, हम कुत्ता होते रहे कुछ। आज इस वक्त दुनिया की 25% कॉर्पोरेशन वहां से चल रही हैं। क्यों? वजह यह है कि उन्होंने अपने उस स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ा जिससे हुकूमत चलती है। आंधी आती है, कुछ आती है, वो झूलता रहता है सबको। हमने उस स्ट्रक्चर को तबाह कर लिया। अब हम हर दफा फौज को देखते हैं, हमने आग बुझानी है फौज, हमने स्कूल चलाना है फौज, हमने बस सैलाब में फौज। आप मुझे बताएं, स्ट्रक्चर जहां होता है, 9/11 में एक दफा फौज को नहीं बुलाया उन्होंने, न्यूयॉर्क के मेयर ने किया उससे। आपका मेयर क्या है? आपका मेयर तो वॉल सिटी नहीं जा सकता। आप खुद सोचे कि वॉल सिटी के अंदर आग लग जाए तो आप खत्म है, हेलीकॉप्टर कहां से आएंगे? या कंटोनमेंट से उड़ेंगे या कहीं और से उड़ेंगे। आपका तो चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर तो इस काबिल ही नहीं होता कि वहां जाके वो करे, वो तो लग्जूरियस हेलीकॉप्टर होता है। तो असल मसला ये है कि हमने इंस्टीट्यूशन तबाह किया है। यही वजह है कि हमारा ऑफिसर जो है बेचारा इस तरह की सूरत हाल। अब खुद देखें, वो जो उसको मारा गया था, रजिस्ट्रार जो मारा गया था ना, उसके बच्चा अच्छा था, सिर्फ हार चौधरी के कैसे में मारा गया डकैती के अंदर। अब जो भी कह लें, उसकी बीवी तो कहती है ना उस कैसे में मारा गया।
चलें जी, अल्लाह ताला उनकी मंजिलें आसान करे और लवाहिकीन को सब्र दे। इसी नोट के साथ प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए मौज़ूआत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।